हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी अनिकेत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिकेत है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना हमारे साथ कई साल पहले घटी थी। मुझे याद है मेरी उम्र कुछ 7 साल की थी। मेरे पापा एक कंपनी में काम किया करते थे। वो कंपनी हमारे घर से काफ़ी दूर थी। इसी वजह से कई बार ऐसा होता था कि पापा जब जॉब पर जाते तो वापस लौटते नहीं थे, यानी कि 2-2 3-3 दिन तक वो उसी कंपनी में ही रुक जाया करते थे। रात में वहीं सो जाया करते थे और सुबह उठकर फिर से अपने काम पे जुट जाते थे। एक शाम की बात है कि पापा घर पर आए। बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ और क्या बात है, तो उन्होंने सारी चीज़ बताई। पापा ने बताया कि गांव में जो हमारी दादी माँ है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से गांव में पैसा भी भिजाना होगा और हमें भी गांव जाना होगा। तब मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, हम चलते हैं, जाकर देखते हैं। पापा ने कहा कि हमें जाने के लिए ट्रेन के टिकट्स भी अभी अवेलेबल नहीं होगी और इसीलिए सभी लोग परेशान थे। तभी ही पापा के एक दोस्त ने उनसे कहा कि यार गाड़ी से चले जा। पापा ने उसकी बात को मान ली। कहने लगे कि गाड़ी से बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग हम जहाँ पर रहते थे, हमारा गांव वहाँ से कुछ 12 से 15 घंटे का रास्ते की दूरी पर था। और पापा को वो हिम्मत देने लगा कि तू आराम से चले जा, कुछ नहीं होगा। गाड़ी भी उसने अपनी ही दी थी। मैं, मेरी बहन, मम्मी और पापा, हम 4-5 लोग निकल चले। मेरा एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र उस समय सिर्फ 4 साल की थी। जब हम लोग रास्ते में निकले तब पापा वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब गांव जाने के बाद पैसे का इतना सारा बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। फिर भी आगे बढ़ते चले गए। कुछ समय के बाद एक जगह पर खाना खाने के लिए पापा ने गाड़ी रोकी। जब पापा ने गाड़ी रोकी तो वो एक छोटा सा ढाबा था। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मैं जागा ही था। बाकी जो मेरे दोनों छोटे भाई बहन थे वो सो चुके थे। पापा ने कहा कि हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और फिर से यहाँ से आगे निकल चलेंगे। जब हम वहाँ पर खाना खाने के लिए उतरे तो उस ढाबे पर मानो कोई नहीं था। सिर्फ जो ढाबे का ओनर था वो खड़ा हुआ था और उसी के बाजू में एक वेटर शायद था। जब हम लोग वहाँ पर गए तो पापा ने उनसे पूछा कि यहाँ और कोई नहीं आता है क्या, कोई दिख भी नहीं रहा है। जिस पर उसने कहा कि यहाँ पर आते हैं लोग, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, ढाबा भी बंद होने वाला है, इसीलिए अभी कोई नहीं है। तब पापा ने कहा कि ठीक है, हमें खाना मिल जाएगा ना। उसने हाँ में मुंडी हिलाया। मुझे तो कुछ अजीब सा ही वो ढाबे का माहौल लग रहा था। फिर भी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में थे तो मुझे किस बात का डर। हम सभी लोग अंदर जाकर खाना खाने के लिए बैठ गए और धीमी धीमी बारिश शुरू हो चुकी थी। हम जब खाना मंगाए तो खाना काफ़ी समय के बाद में आया। पापा वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। पापा ने एक बार चिल्लाकर भी कहा कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं। जिस पर ढाबे के मालिक ने कहा कि खाना मिलेगा, क्या है कि आज कोई स्टाफ भी नहीं है। उसके बात करने का तरीका भी कुछ अजीब लग रहा था। जब हमारे पास खाना आया तो खाना बिल्कुल ठंडा था और खाने में एक अजीब सी गंध आ रही थी। हम सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया कि जिससे पेट भर जाए। और उसके बाद जब जाने लगे तब बारिश ने जोर पकड़ लिया था और हमारी गाड़ी ढाबे से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। अगर वहाँ तक हम जाते भी तो भीग जाते। और मेरे मम्मी के गोद में मेरा जो सबसे छोटा भाई था, 4 साल का, वो भी था। सब भीग जाते, इसीलिए पापा ने सोचा कि कुछ देर यहाँ पे और रुक जाते हैं। बारिश जब धीमी होगी तब हम कार के पास चले जाएंगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश का जोर बढ़ता ही जा रहा था। फिर पापा ने कहा, एक काम करो, धीरे धीरे आगे चलते हैं, वरना पता नहीं और कितना समय यहाँ पर रुकना पड़ेगा। पापा गाड़ी में से जाकर कुछ प्लास्टिक जैसा लेकर आए जिससे मेरा छोटा भाई भीगे ना।
वो लाकर उन्होंने मम्मी को दे दिया। मम्मी ने उससे भाई को अच्छे से कवर किया और कहा कि चलो सब लोग भाग के गाड़ी की ओर आगे बढ़ो। हम सभी लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब अजीब बात ये थी कि गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। मेरे पापा ने कई बार कोशिश की, पता नहीं गाड़ी में ऐसा अचानक से क्या फॉल्ट आ गया कि गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। जब मैंने अपनी बाई ओर मुंडी घुमाया और देखा तो वो ढाबे का मालिक ढाबे के ही पास खड़े होकर हमारी ओर देखकर अजीब सी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर एक अजीब सा डर लग रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मानो ऐसा लग रहा था जैसा कि वही कोई भूत प्रेत हो और वो नहीं चाहता हो कि हमें आगे जाना है। मैंने पापा से कहा कि पापा वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। पापा ने कहा उसकी तरफ मत देख, बस चुपचाप बैठे रहे, गाड़ी चालू होगी हम निकल जाएंगे। पापा ने कई बार कोशिश किया लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। फिर पापा गाड़ी के बाहर निकले और बोनट खोलकर चेक करने लगे। 2 ही मिनट में पापा पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उस अंधेरे में और तूफानी बारिश में शायद उन्हें समझ में नहीं आया। पापा वहाँ से बोनट बंद करने के बाद गाड़ी में नहीं आए, बल्कि उसी मालिक के पास गए। कहने लगे कि कोई है क्या जो गाड़ी ठीक कर दे हमारी। वो मुस्कुराकर पापा से कहने लगा, इतनी रात में तो कोई नहीं मिलेगा, आपको रुकना पड़ेगा। जब घड़ी में टाइम देखा पापा ने तो रात के कुछ 2 बज चुके थे और जो ढाबे का मालिक था वो अगली बात ये कहने लगा कि आप लोग रात में यहीं पर रुक जाओ, सुबह होगी तो कोई ना कोई मदद मिल जाएगी या फिर सुबह में कोई ना कोई मैकेनिक तो मिल ही जाएगा। पापा ने गाड़ी में आकर हम लोगों से कहा कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। मम्मी कहने लगी कि रुकने के अलावा अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हमने पहले सोचा कि ढाबे पर ही जाके बैठते हैं, लेकिन पापा ने मना किया। पापा कहने लगे कि यहीं पर सब बैठे रहो और यहीं सो जाओ गाड़ी में। हम गाड़ी में ही आराम से सोने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पापा मम्मी भी जागे हुए थे, शायद डर था या पता नहीं। पापा कई बार हम लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग सो जाओ, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। फिर कुछ समय के बाद हमारी आँख खुली, तब सूरज निकल चुका था। जब हमने उठकर देखा तो हम दंग रह गए। हमने देखा कि जिस ढाबे पर रात में हमने खाना खाया था वहाँ पर कोई ढाबा था ही नहीं, बल्कि वो तो एक टूटा फूटा खंडर सा था। पापा एकदम हड़बड़ाते हुए नींद में ही चीखते हुए उठकर बोले कि ढाबा कहाँ गया। उसी से हमारी आँख खुली। मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम मेन रोड पर थे। अब गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। पापा बाहर उतरे और ढाबे को देखने लगे। मम्मी ने पापा से चिल्लाया कि ढाबे को बाद में देखना, पहले गाड़ी को देखो। पापा गाड़ी में आकर जब गाड़ी को चालू की तो गाड़ी इस बार एक झटके में चालू हो गई और वहाँ से हम निकल पड़े। पूरा रास्ता हम यही सोच रहे थे कि वो ढाबा गया तो गया कहाँ। हमें लग रहा था कि वो जो कुछ भी था उसी वक्त के लिए था और शायद अब मुसीबत टल चुकी है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि मुसीबत तो हमारे साथ चलेगी आगे तक। हम जैसा तैसा अपने गांव पहुंच गए। वहां जाने के बाद जब हम गांव में एंटर किए तो लोगों से हमें पता चल रहा था कि दादी को अब हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। पापा ने कहा कि मैं सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम लोग घर जाओ। हम घर के पास उतरे और फिर जो मेरे दादा थे वो दूर से ही बैठकर हमें देखकर एकदम आश्चर्य से पूछने लगे, क्या हुआ था तुम लोग के साथ। मुझे तो ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि दादा को शायद कुछ पता तो नहीं चल गया। मैंने नई में मुंडी हिलाया और दादा के पास जाने लगा। जब मैं दादा के पैर छूने लगा तो उन्होंने कहा, दूर ही खड़े रहे, रुक जा। मेरी मम्मी भी मेरे ही पीछे चुपचाप खड़ी थे। फिर दादा ने कहा कि तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे थे। उसके बाद मम्मी का तो बस रो रो के बुरा हाल था। मम्मी ने सारी बात दादा को बताई। दादा ने कहा कि वो जो कुछ भी था वो एक छलावा था और वो छलावा अब भी तुम लोगों के साथ में है। मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ कि कोई तो बुरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ चलकर यहाँ तक आई है। दादा का इतना कहना था कि मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कहा, दादा अभी हमें क्या करना चाहिए। दादा ने मुझसे पूछा कि तेरे पापा कहाँ हैं। मैंने कहा वो तो हॉस्पिटल गए। दादा तुरंत अपनी जगह से उठे और एक आदमी को जल्दी से आवाज़ लगाई। वह आदमी आया और वो आदमी के पास बाइक थी।
दादा उसी के पीछे बाइक पर बैठकर निकल गए और हम लोगों से कहा कि घर में कोई भी अंदर नहीं जाना, सब लोग पहले मंदिर जाओ। हम लोग वैसी ही हालत में मंदिर के लिए आगे बढ़ गए। दादा मेरे पापा के पहुंचने से पहले पहले हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके थे और पापा को अंदर जाने से मना किया। फिर कहने लगे कि पहले मंदिर चल। पापा को भी वो लेकर मंदिर पहुंचे, उसी मंदिर जहां पर हम लोग थे। फिर वहां पर मंदिर में जाने के बाद जो पूजा होनी थी वो हुई और वहां से बाहर निकले, दादी के पास गए और जाकर मेरे पापा बहुत रोने लगे। जैसा तैसा पैसे का बंदोबस्त किया। लगभग 3-4 दिन हो चुके थे, अब चीज़ें थोड़ी ठीक लग रही थी। पापा ने दादा से कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी दादा ने कहा कि अभी नहीं, 2 दिन के बाद जाना। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दादा हमें क्यों रुका रहे हैं। हमारी भी स्कूल थी और दूसरे बहुत सारे काम थे। गांव में मेरा कोई इतना जान पहचान का था नहीं, यानी कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। इसीलिए मैं भी बहुत बोर हो रहा था, मुझे अपने घर वापस जाना था। फिर दादा ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, 2 दिन के बाद ही जाना और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक निकलना नहीं। दादा ये बोलकर कहीं चले गए और दादा फिर शाम में आए। शाम में आने के बाद उनने हमारे हाथों पर एक रक्षा कवच जैसा कुछ बांध दिया। कहने लगे कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस दादा ने बांधा था तो हम पहन लिए। फिर 2 दिन के बाद जब हम वहाँ से निकलने लगे तो दादा ने कहा कि तुम लोग सुबह कितने बजे निकलेंगे। पापा ने कहा कि यही कोई 9-10 बजे। दादा ने कहा नहीं, तुम सुबह में 5 बजे निकलना, ताकि जो रास्ते में तुम्हें ढाबा दिखा था तुम लोग उसे जल्दी पार कर लो। पापा ने कहा कि ठीक है। पापा के हाँ कहने के बाद दादा ने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड में लेकर गए। पता नहीं उनके कान में कुछ कहा मेरे दादा ने। पापा ने इस पर मुंडी हाँ में हिलाई और वापस आ गए। वो क्या कहा था वो नहीं पता। जब हम लोग अगले दिन सुबह निकलने लगे तब दादा ने पापा से फिर से कहा कि याद है ना मैंने क्या कहा था। मेरे पापा ने कहा कि हाँ याद है। उसके बाद हम लोग निकल गए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, सब अभी ठीक था तो सभी लोग शांत थे। रास्ते में ठीक उसी जगह जहाँ पर हमारी गाड़ी बंद पड़ी थी, या यूं कहो कि वो खंडर मिला था, वहाँ पर जाने के बाद अपने आप गाड़ी बंद पड़ गई। अभी कुछ दोपहर के 2 बज रहे थे। मेरे पापा ने कहा कि जब हम पिछली बार ढाबे पर खाना खाने रुके थे तभी भी कुछ 1-2 बजे का समय हो रहा था रात का, और इस बार दिन का ये समय हो रहा है। फिर जब हमने सामने अपनी नज़र दौड़ा कर देखी तो इस बार भी वो खंडर वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे बाएं ओर की खिड़की की तरफ किसी ने खिड़की पर खटखटाया। जब हमने खिड़की की ओर देखा तो पाया ये वही ढाबे का मालिक था जो उस दिन उस रात में मिला था। हमें देखकर बहुत अजीब लगा उसे। कहने लगा, खाना खाने रुके हो? मेरे पापा ने कहा कि नहीं, गाड़ी बंद पड़ गई है, बस गाड़ी चालू होगी हम निकल जाएंगे। वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगा, ये रक्षा कवच क्यों बांधा है हाथ पे? पापा समझ गए और पापा को जो दादा ने कहा था शायद पापा जानते थे अब उन्हें क्या करना है। पापा ने तुरंत अपने पास में से गंगा जल निकाला और उसके मुंह पर उसके छींटे मारे। वो एकदम से धुएं का आकार लेकर कहीं गायब हो गया और पापा ने वही गंगा जल पूरी गाड़ी पर छिड़क दिया। उसके बाद दोबारा पापा ने जब गाड़ी चालू की तो गाड़ी इस बार चालू हो गई। पापा तेज़ गति से वहाँ से गाड़ी भगाए और घर पर आकर रुके। आने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को ये सारी बात बताई। उनका दोस्त कहने लगा कि अक्सर हाईवे पे ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऐसी बहुत सारी भूतों की और प्रेतों की कहानियां हैं जो कि सिर्फ कहानियां ही बनकर रह गई है। कई लोगों ने उन्हें सच में देखा है। कई लोग ये भी जानते हैं कि अगर दोबारा वो लोग उस रास्ते पर गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। वो पहला और शायद आखिरी हमारा सफ़र था गाँव का, जो कि हम रोड से गए थे। उसके बाद हम आज तक कभी रोड से नहीं गए। पापा को कई बार कहा कि पापा आप गाड़ी से चलते हैं, लेकिन वो ढाबे का डर पापा के दिल में कुछ ऐसा बसा है कि पापा बिल्कुल भी गाड़ी से जाना ही नहीं चाहते। उसके कई समय के बाद मम्मी ने बताया कि दादा ये सारी चीज़ पहले से जानते थे, इसीलिए वो पापा को साइड में लेकर उस दिन सुबह में समझा रहे थे कि अगर तेरे साथ ऐसा हो तो तुझे क्या करना है। इस घटना के बाद दोस्तों मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कई दिनों तक डरा हुआ था। आज
अगर कोई आता है हमारे गांव से बाई रोड तो मैं उन लोगों से उस ढाबे के बारे में या खंडर के बारे में पूछता हूँ। लेकिन आज तक जितने लोग मुझे मिले हर कोई यही बोलता है कि नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला और ना ही हमने कुछ देखा। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर वहाँ पर छलावा था या भूत था तो क्यों वो हमें ही मिला और हमें ही दिखा, या ऐसी क्या बात थी कि उसने सिर्फ हमें ही परेशान किया? इसका जवाब तो मुझे आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों ये थी अनिकेत जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी हमें रमेश ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं वैसे साउथ इंडिया का रहने वाला हूँ। दोस्तों आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे पापा के साथ घटी घटना है। दरअसल मेरे पापा जिस जगह पर काम करते हैं वो गोडाउन हमारे घर से कुछ 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है और उसी गोडाउन में उनके साथ कुछ और भी लोग काम करते हैं। कभी कभार ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से देर रात तक रुक कर उसी गोडाउन में काम करना पड़ता है। एक दिन की बात है कि पापा गोडाउन में काम करने के लिए गए हुए थे। वहाँ काम ख़त्म होते होते उन्हें रात के कब 12 बज गए उन्हें खुद ही नहीं पता चला। काम ख़त्म होने के बाद पापा ने अपनी साइकिल ली और घर के लिए निकल पड़े। जो रास्ता था उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते थे क्योंकि खेत का रास्ता था और ज़्यादा खाद होने की वजह से वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था। बीच में तालाब भी पड़ता था। मेरे पापा धीरे धीरे साइकिल लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से उन्होंने तालाब में कुछ आवाज़ सुनी। ऐसा लगा कि किसी ने तालाब में जंप मार दिया हो। पापा एकदम से वहीं खड़े हो गए और अपने आसपास देखने लगे कि ये अचानक से आवाज़ कैसी। पापा को लगा कि हो सकता है किसी ने उनको सताने के लिए तालाब में पत्थर डाल दिए होंगे, लेकिन वहाँ पर पापा के अलावा कोई था ही नहीं। पापा वहीं खड़े होकर देख रहे थे। 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद जब पापा ने देखा कि ना ही तो वहाँ कोई दिखाई दे रहा है और ना ही कोई हलचल हो रही है, तो पापा ने आगे बढ़ने का सोचा। इस बार कुछ 2 कदम ही आगे बढ़े कि दोबारा वैसी ही आवाज़ आई और इस बार पापा को ऐसा लगा जैसा मानो पानी के अंदर जो कोई भी डूबा है शायद वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है। पापा ने जब ये सुना तो तुरंत उन्होंने अपनी साइकिल वहीं स्टैंड पर लगा दी और वहाँ से हटकर जाकर तालाब की ओर देखने लगे कि अगर सच में कोई डूब रहा है तो मैं उसे बचा लूँ। लेकिन पापा ने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। तालाब की दूसरी ओर एक औरत को देखा जिसका रंग काफ़ी गोरा था। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी पर कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। शायद वो खून के थे या साड़ी मैली हो चुकी थी। पापा ने उस पर ध्यान नहीं देते हुए वहीं से ज़ोर से चीख लगाई, कौन हो तुम? क्या तुम ही तालाब में डूबे थे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो औरत बस पापा को घूर घूर कर देखने लगी और पापा की ओर आगे बढ़ने लगी। जब वो औरत आगे बढ़ रही थी तब मेरे पापा के पैर काँप रहे थे क्योंकि वो औरत तालाब के ऊपर से चलते हुए पापा के पास आगे आ रही थी। बस फिर क्या था, पापा ने भगवान का नाम लेना शुरू किया और वहाँ से भागना शुरू किया। पापा कुछ दूर आगे भागते हुए आए और जैसा तैसा घर तक पहुँच गए। घर आने के बाद जब मम्मी ने पापा की यह हालत देखी तो मम्मी को समझ ही नहीं आया कि पापा को क्या हुआ है। उसके बाद पापा 4-5 दिन तक बीमार रहे और फिर जब उन्हें ठीक लगा तो पापा बस एक ही बात कर रहे थे कि अब मुझे वो नौकरी पर नहीं जाना। लेकिन मम्मी उन्हें ज़िद कर कर वहीं पर भेजने वाली थी क्योंकि पापा को कोई दूसरा काम आता भी नहीं था और इतनी जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिलने से भी रही। मम्मी कहने लगी कि अगर तुम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। पापा ने इसीलिए दोबारा उसी काम पर जाने की सोच ली थी। जब पापा काम पर गए तो पापा ने कहा कि अब से मैं रात में 10 बजे के बाद यहाँ पर नहीं रुका करूँगा। जो पापा का मालिक था वो भी अच्छा आदमी था, पापा की बात को मान गया। कुछ 15-20 दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन उसी कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। उस ऑर्डर के चलते हुए में पापा को भी देर रात तक रुककर काम वहाँ पर करना ही था। पहली रात तो ठीक ठाक कटी
कुछ पापा 12:30-1 बजे वहाँ से निकल गए। इस बार पापा अकेले नहीं निकले, उनके साथ उनका दोस्त भी था। वो दोनों ही वहाँ से निकले और अपने अपने घर पर चले गए। अगले दिन मेरे पापा वहाँ से अकेले निकले। जब अकेले निकले तब उन्हें पूरा रास्ता वही बात का डर सता रहा था कि कहीं आज भी ये चुड़ैल मुझे टकरा नहीं जाए, और अगर मिल गई तो ये मुझे परेशान करेगी। पापा मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे कि अचानक से पापा को ऐसा लगा किसी ने उनकी गर्दन पर ठंडे हाथों से पूरी ताकत लगाकर उनकी गर्दन को जकड़ लिया है। अब पापा चाहकर भी मुंडी नहीं घुमा पा रहे थे और उनके गले को इतना ताकत से पकड़ा था कि उनके गले से आवाज़ निकलना भी नामुमकिन सा लग रहा था। पापा बताते हैं कि आवाज़ निकलना तो बहुत दूर की बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गले का सारा हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और सुन्न पड़ गया है। शायद वहाँ से अंदर खून भी नहीं जा रहा होगा। यही नहीं, इसी के साथ में बताते हैं कि पूरे हाथ पैर मेरे कांपने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते उसने मुझे मेरे गले से उठा लिया। मुझे महसूस तो हो रहा था कि कोई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे पकड़ कर रखा है, और जिसने भी पकड़ा है वो पीछे की साइड से पकड़ा है। इसके बाद पापा बताते हैं कि एकदम से एक ज़ोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ उन्हीं के गोडाउन में काम करने वाले एक आदमी की थी, जो ठीक उनके ही पीछे निकला था। शायद उसने पापा की वो हालत देखी थी, और उसने जब चिल्लाया तो पापा एक ज़ोर की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरे, और गिरने के बाद पापा बिल्कुल कांपने लगे, जैसा लग रहा था कि मिर्गी आ गई हो। उसने पापा को उठाया और पापा को हमारे घर तक उसने लाकर छोड़ा। फिर जब मम्मी ने पापा की यह हालत देखी तब मम्मी बहुत रोने लगी, और मम्मी को समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। पास ही के एक पुजारी जी को बुलाकर पापा के ऊपर से कुछ झाड़ फूक उतरवाया, और पुजारी जी कहने लगे कि वो औरत को या उस चुड़ैल को तुमने देख लिया है, अब वो तुम्हें जान से मार कर ही चैन लेगी। तब मम्मी ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पापा को वहाँ पर बिल्कुल मत भेजो। मम्मी तो इस बात को तैयार थे, लेकिन अब पापा को ऐसा लग रहा था कि नहीं जाऊँगा तो घर में खर्चा कैसा चलेगा, और इसीलिए पापा ने सोचा कि कुछ दिन वही नौकरी आगे करता हूँ। लेकिन अब मम्मी ज़िद करने लगी कि अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हमारा कौन। पापा ने मन ही मन सोचा कि अब क्या करना चाहिए, और नसीब अच्छे थे कि पापा को एक दूसरी जगह नौकरी लग गई। पापा फिर वहाँ पर काम करने लगे। ऐसा ही कुछ 2-3 महीना चला। फिर एक दिन पापा को किसी ज़रूरी काम से उसी रास्ते से कहीं दूर जाना पड़ा था। जब पापा रात में वहाँ से आ रहे थे तो इस बार पापा को अचानक से उसी तालाब के पास पहुंचकर याद आया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब पापा को डर लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी बात थी कि इस घटना को घटे हुए कई समय हो चुका है, शायद अब वैसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए पापा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसी रास्ते से आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ ही दूरी पार करने के बाद पापा के सामने वो चुड़ैल दोबारा आकर खड़ी हो गई। इस बार जब वो चुड़ैल आई तब पापा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो वैसी ही हालत में थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम लाल और भयानक था, जैसा मानो वो अभी मेरे पापा को कच्चा चबा कर खा जाएगी। पापा ने खुद को संभालने की और अपने आप को वहाँ से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पहले वार से बच नहीं पाए। वो ठीक पापा के सामने आकर खड़ी हुई और उसने ज़ोर से पापा को मारा। पापा बताते हैं कि उसका मार इतना ज़ोर का था कि आज भी मुझे वो दर्द मेरे सीने में महसूस होता है। उसके बाद उसने पापा की टांगें पकड़ी और पापा को घसीटते हुए वो तालाब की ओर ले जाने लगी। पापा वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वैसे जंगल वाले रास्ते पर कौन पापा की मदद करेगा, वो भी रात के समय। पापा ने खुद को ही मजबूत बनाने का सोचा और उन्होंने फिर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जब पापा हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तब वो एकदम से पापा का पैर छोड़कर चीखते हुए कहीं दूर जाकर गायब हो गई। और पापा भी अब समझ चुके थे, अगर अपनी ज़िंदगी बचाना है तो यही एक तरीका है। फिर पापा पूरा रास्ता
हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते हुए घर तक पहुंचे। घर आकर उन्होंने मम्मी को सारी बात बताई। इस बार मम्मी ने फैसला ले लिया था कि अब इस घर में या इस गांव में रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे तो पापा की जान को खतरा है। हम अगले ही 3-4 दिनों में वो घर और वो गांव छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी धीरेन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो हमारे गांव में दूसरे लोगों के साथ घटी। मैं वैसे तो गुजरात का रहने वाला हूँ, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा भूतिया जगह कौन सी है, और वो जगह इसलिए भूतिया मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर भूतिया हवेली है, मैं ठीक उसी जगह की बात कर रहा हूँ। चलिए अब घटना पर आता हूँ। दोस्तों, पहले मैं कुछ गांव की आप लोगों को घटनाएं बताऊंगा। हमारे गांव का एक आदमी है, उसका कहना था कि उसने भूत प्रेत को देखा है। वैसे तो गांव में अक्सर ही लोग भूत प्रेत को देखे होते या महसूस किए होते हैं। कहा जाता है कि गांव में भूत प्रेत इसीलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि गांव की आबादी कम होती है, और दूसरी बात यह कि रात के समय सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर में जाकर सो जाते हैं, और उसके बाद रात के सन्नाटों में शुरू होता है भूत प्रेतों का कहर। बात आज से लगभग 18 साल पुरानी है। वो आदमी बताता है कि एक रात में वो उस हवेली के पास से गुजर रहा था कि अचानक से उसने उस हवेली में किसी को चलते हुए देखा, जबकि वो हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। फिर ये कैसे हो सकता है कि उसने उस हवेली में चलते हुए किसी को देखा? उसका कहना ये भी था कि जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहा था तब हवेली में अचानक से लाइट बंद चालू होने लगी। वो आदमी ये देखकर डर गया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने कई बार वहीं खड़े होकर चिल्लाकर पूछा कि अंदर कोई है, अंदर कोई फंस गया है, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि हो सकता है अंदर जो कोई भी हो वो चिल्ला रहा हो, उसकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही हो। जब वो आदमी उस हवेली के दरवाजे पर गया जिस पर ताला लगा हुआ था, और जैसे ही उस दरवाजे को टच किया, वो बताता है कि मुझे ऐसा करंट लगा कि जैसा मानो मैं 1 सेकंड के अंदर जल कर मर जाऊंगा। लेकिन शायद मैंने भगवान का लॉकेट पहना हुआ था, इसीलिए मैं मरा नहीं। मैं उस गेट को टच करने के बाद काफ़ी दूर जाकर उड़ कर गिरा, और जब मुझे होश आया, यानी कि 2-5 मिनट के बाद, तो मैंने देखा कि वो जो कोई भी खिड़की में खड़ा हुआ था वो मुझे देखकर हंस रहा था। और मैंने देखा कि वो खिड़की से बाहर निकला और उसी हवेली के दीवार पर चढ़कर वो ऊपर छत पर कहीं जाकर गायब हो गया। ये देखना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहाँ से बस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर भागा और घर पर आ गया। दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी घटना जो कि हमारे ही गांव के आदमी ने देखा था। उसका कहना यह था कि जब वो रात के समय उसी हवेली के पास से गुजर रहा था, कुछ 11 बज रहे होंगे, तब उसने देखा कि हवेली में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वो आवाज़ें इतनी ज़ोरदार थी कि मानो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो वहीं खड़े होकर ये सोचने लगा कि शायद हो सकता है आज हवेली में कोई गया हो, परंतु सोचने वाली बात यह है कि एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, ना हवेली की खिड़कियों में, क्योंकि उसकी खिड़कियां सब टूटी फूटी थी, और ना ही हवेली के बाहर। बस आवाज़ें अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर 40-50 आदमी एक साथ मिलकर चिल्ला रहे हो या हंसी मजाक कर रहे हो। अभी वो ये सब आवाज़ें सुन ही रहा था कि उसने देखा एक बिल्ली चिल्लाते हुए उसी हवेली के खिड़की के अंदर जाकर जंप मारी, और वो वहीं पर रुक कर देखने लगा कि ये बिल्ली अंदर कैसे चले गई, शायद अंदर कुछ खाने पीने को तो नहीं इसको मिल गया। अगले ही 5 मिनट में उसने देखा कि उस बिल्ली के 2 टुकड़े होकर खिड़की से बाहर किसी ने फेंका। ये देखकर वो भी इतना ज़्यादा घबराया कि भागते भागते अपने घर तक पहुंच गया, और बताते हैं कि वो आदमी 8 दिनों तक बीमार रहा,
कहते हैं कि वो सदमा इतना गहरा था कि आज भी वो पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। इसीलिए गांव में कई लोग उसे आज पागल समझते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक छोटे बच्चे की भी घटना है। वो बच्चा अपने माता पिता के साथ शाम के समय उसी हवेली के पास खेल रहा था और खेलते खेलते उसका बॉल उस हवेली के अंदर चला गया। उस बच्चे ने बॉल की बहुत जिद की तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है, तू यहीं रुक, मैं हवेली की दीवार को कूद कर जाता हूँ और बॉल लेकर आता हूँ। कहा जाता है कि जब उसका पापा हवेली की दीवार को कूद कर अंदर गया, उसके बाद वो कभी बाहर ही नहीं आया और आज भी उसका पापा कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता। कई सारे लोगों ने आकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। अब तो वो हवेली को तोड़ दिया गया है। मैं जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 8 साल पुरानी घटना हमारे साथ जब घटी थी। हम एक शाम में क्रिकेट खेलते हुए उसी हवेली के पास से आ रहे थे। जब हवेली के पास से आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने कहा, यार हवेली के आंगन में देख कितने सारे आम के पेड़ लगे हैं, लेकिन इसमें से आम कौन तोड़कर खाता होगा? ये जिसकी प्रॉपर्टी है उसका तो कोई पता ही नहीं। तब मेरे दोस्तों ने कहा कि क्यों ना आज हम सब लोग इसमें से आम तोड़कर खाते हैं। मैं भी खुश हो गया और मैंने कहा कि हाँ चलो चलते हैं, हम सब लोग आम तोड़ेंगे। हम सभी लोग उसी पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। पेड़ तो अंदर की तरफ लगा हुआ था, लेकिन उसकी टहनियाँ और जो आम थे वो बाहर की तरफ लटके हुए थे। मेरे दोस्त ने पत्थर मारना शुरू किया। कई बार पत्थर मारने के बाद भी आम गिरे ही नहीं। फिर उसने सोचा कि चलो मैं हवेली की दीवार पर चढ़ जाता हूँ, तुम लोगों को आम तोड़ तोड़ कर दूंगा और तुम लोग सारे आम जमा कर लेना। हम लोग उसकी बात तो मान ली। उसने ऊपर चढ़ा और आम तोड़कर हम लोगों को फेंका। हम लोग भी आम नीचे जमा कर रहे थे। उसके बाद में वो नीचे उतरा। हम सब वहाँ से आम लेकर घर पर आ गए। तब तक कुछ शाम के 7 साढ़े 7 बज चुके थे। मैंने कहा सबसे कि सभी लोग आम लेकर मेरे घर की छत पर आ जाना, वहीं पर बैठकर एक साथ खाएंगे। हम सभी लोग ऊपर आम के मज़े ले रहे थे कि जो मेरा दोस्त वहाँ पर चढ़कर आम तोड़ा था उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एकदम से उसे बुखार आने लगा। वो बस एक ही बात कह रहा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। और कभी कभार कुछ बहकी बहकी बात करता कि वो सामने कौन लोग खड़े हुए हैं, ये मेरे बाजू में कौन है, जबकि उसके आसपास में तो कोई था ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मेरे एक दूसरे दोस्त ने कहा, यार इसको अचानक से क्या हो गया, इसे हम नहीं दिख रहे और ये ऐसी बात कर रहा है। तभी मैंने मेरी मम्मी को आवाज़ दिया। मेरी मम्मी भी जब ऊपर आई तो मेरी मम्मी पूजा पाठ वाली औरत है। मेरी मम्मी को देखकर तो वो ऐसा घबरा रहा था, ऐसा डर रहा था जैसा मानो उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। बस एक ही बात कर रहा था कि आप दूर रहो मुझसे, और उसकी आवाज़ भी अब बहुत बदली बदली लग रही थी। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसे अचानक से क्या हो गया है। मम्मी ने कहा कि रुक जा। मम्मी तुरंत नीचे गई और नीचे जाकर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति उठाकर ऊपर लेकर आई। जब वो मूर्ति ऊपर लाई तो मेरा दोस्त वो मेरी छत से कूदने को तैयार हो गया था उस मूर्ति को देखकर, लेकिन हम लोगों ने उसे पकड़ लिया और कूदने नहीं दिया। उसके बाद वो एक ही बात कर रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस जाने दो। मम्मी ने कहा कि इसे इस वक्त ऐसा छोड़ना ठीक नहीं होगा। गांव में से कुछ लोगों को बुलाया गया। वो लोगों ने उसे पकड़ा और ले जाकर उसके घर पर छोड़ दिया। मम्मी तो समझ चुकी थी। मम्मी ने उसके घर वालों को भी सारी बात बताई। हम लोगों को बहुत डांट लगाई और हम लोगों से सारी बात पूछे, तो हमने भी मम्मी लोग को सारी बात बता दी। अगले दिन सुबह में 5 बजे उसे मंदिर ले जाया गया। जब उसे मंदिर ले जाया गया तो हमने देखा कि वो मंदिर में ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा था। शायद उसके अंदर जो कोई भी आत्मा थी वो उसे करवा रही थी, और अगर वो उसे करवा रही थी तो वो बाहर क्यों नहीं निकल रही थी। पुजारी जी ने हमसे कहा कि जो तुम लोगों ने आम तोड़ा है ना, उसका ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। हम तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को अपने पास बुलाया और सभी के ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए कहा कि थोड़ा थोड़ा गंगा जल सब पी जाओ। हम सब पी गए। जब बारी मेरे वो दोस्त की आई और उसे पिलाने गए, तब उसने ज़ोर से हाथ मारकर
गंगा जल का जो घड़ा था उसे दूर फेंक दिया और बस अब और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कहने लगा, मेरे पास कोई मत आना। हमें उसकी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्तों क्या बताऊं, मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। फिर पुजारी जी ने उसे पकड़ लिया और कहने लगे कि अगर तू आज इसका शरीर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। बस इतना कहना था कि एकदम से उसने ज़ोर से एक चीख लगाई और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। फिर पता नहीं कुछ समय के बाद उसे होश आया। पुजारी जी कहने लगे कि तुम लोगों को आम नहीं तोड़ने का था। वहाँ जो कोई भी शक्तियाँ रहती है वो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर है। अगर इसे लाने में और कुछ समय की देरी हो जाती तो पक्का ये जान से मारा जाता। हम लोग इस घटना के बाद इतना ज़्यादा डर गए थे कि उस हवेली की तरफ जाना तो बहुत दूर, उस हवेली की तरफ आँख उठाकर नहीं देखते थे। दोस्तों मैं आप लोगों को साथ में एक और छोटी घटना बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में लगभग 1 या 1.5 साल पहले की बात है। शायद लॉकडाउन का समय चल रहा था। हम 5-7 दोस्त घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे कि तभी सामने से हमने एक औरत को आते हुए देखा। वो औरत वैसे तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब वो नज़दीक आई तब वो अजीब सी हरकत करने लगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पागल है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एकदम से भागते भागते आई और फिर हमारे पास आकर गिर पड़ी। उसका मुंह बिल्कुल काला था, दांत टूटे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया। हमने गांव में भी उसे पहले कभी नहीं देखा। वो कौन थी, क्या थी, पता नहीं। मैंने ज़ोर से चीखा, मेरी मम्मी को आवाज़ लगाया। मेरी मम्मी बाहर आई। मेरी मम्मी बाहर आकर उस औरत को देखकर एकदम दंग रह गई। शायद मम्मी उसे जानती थी। उसने भी मम्मी को देखा और वो उठी, वहाँ से भाग गई। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद ये हमारे गांव में नहीं है। मम्मी ने कहा, ये नहीं, ये बहुत पुरानी थी, कई सालों से ये गांव से गायब थी। आज मैंने इसे देखा। फिर हमने कहा कि मम्मी इसे क्या हो गया? तब मम्मी ने कहा कि इसे भी वही हवेली की वजह से कुछ ऐसा सदमा पहुंचा जिसके बाद इसकी सूध बूध एकदम से गायब हो गई और ये हमेशा हमेशा के लिए गांव से गायब हो गई थी। आज इसे देखकर बहुत अजीब लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी ध्रुव की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ध्रुव है। ये बात 2014 की है, जब मैं मेरी कॉलेज से शाम के समय घर पर लौट रहा था। घर लौटते समय मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए अपनी साइकिल से उतरकर साइकिल को धक्का मारते हुए घर पर जा रहा था। मैं जब घर पर जा रहा था तब रास्ते में ही मुझे मेरा एक दोस्त मिला। वो कहने लगा कि चल आज वीडियो गेम खेलते। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो ज़िद करने लगा। मैं उसकी बात को मना नहीं कर पाया और फिर उसके घर पर चला गया। घर जाने के बाद हम लोगों ने कुछ 3-4 घंटा वहाँ वीडियो गेम खेला। फिर मैंने उससे कहा कि यार चल, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अब मुझे घर जाना चाहिए। पहले तो वो मना करने लगा, कहने लगा यहीं रुक जा, कल स्कूल साथ में जाते हैं। लेकिन मैंने उसे समझाया कि घर पर मम्मी बहुत चिल्लाएगी। इस पर वो मेरी बात मान गया और फिर मुझे उसने कहा कि ठीक है तू चले जा। दोस्तों वैसे ये घटना डरावनी तो नहीं, लेकिन ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं रास्ते में अपने घर के लिए निकला तब मैंने देखा कि मेरे आसपास में बिल्कुल शांत और सन्नाटा पड़ा है और ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई तो है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ महसूस कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता कि रास्ते के बाजू में जो झाड़ियाँ लगी होती है उनमें से कोई छुप छुप कर मेरे साथ में चल रहा है या मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब मैं रुका तो मैंने देखा कि जो झाड़ियाँ अब ठीक मेरे साथ ही साथ हिल रही थी, वो भी हिलना एकदम से रुक गई, जैसा मानो उनको हवा नहीं चला रही थी, वो खुद अपने आप से चल रहे थे। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने घर पर जाकर सो गया। फिर अगली सुबह जब उठा तो मैंने ये सारी बात मम्मी को बताई। मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने दिन के समय ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया, जबकि वो रास्ता वैसे भी सुनसान होता है, लोग उस रास्ते पर ज़्यादा नहीं होते। फिर ऐसा क्यों था कि मैं सिर्फ रात के ही समय उस रास्ते पर अपने साथ में किसी को महसूस किया था?
मैंने जब ये बात अपने दोस्त को भी बताई तो उसने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रेत आत्माएं होती है जो बिना मतलब लोगों को परेशान करती है। शायद हो सकता है कि उस समय कोई प्रेत या आत्मा तुझे बिना मतलब परेशान कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी आप बीती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।